आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी आज हमारा 39। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कोड ऑफ एथिक्स, उसमें नेक्स्ट कंसेप्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह थ्रेट्स को स्टडी करेंगे कि एथिकल थ्रेट्स कौन से हैं जो एक ऑडिटर फेस करता है अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, यानी ऑडिट के दौरान में। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, जो चैप्टर 6 है लीगल रिक्वायरमेंट्स, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैप्टर 6 लीगल रिक्वायरमेंट्स में से कि अगर स्पाउस ऑफ पार्टनर एसोसिएटेड कंपनी में डायरेक्टर हो तो क्या इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होगी? इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। शाबाश। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस सिचुएशन में जो एक पर्सन डिस्क्वालीफाइड, तो होल्डिंग सब्सिडी के लिए डिस्क्वालीफाइड है, एसोसिएटेड के लिए नहीं है। ठीक है जी, तो ये ज़हन में रखें। और अगर स्पाउस शेयर होल्डर हो क्या फिर कोई प्रॉब्लम होगी? यस, फिर प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी को भी कवर किया शेयर होल्डिंग में। उन्होंने कहा अगर एसोसिएटेड कंपनी में भी शेयर्स है, डिस्क्लोज करना है टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्क्लोज करना है विद इन 90 डेज। तो ये शेयर होल्डर, स्पाउसिस शेयर होल्डर और स्पाउसिस डायरेक्टर में फर्क समझ आ गया आपको? चलिए शाबाश। अच्छा, इसके अलावा जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कॉमन डायरेक्टरशिप और कॉमन शेयर होल्डिंग, वो कंसेप्ट बताइए किस पर्पस के लिए पढ़ा था? वो ये डिसाइड करने के लिए कि दो कंपनी एसोसिएटेड है या नहीं है। तो उसमें एक पर्सन अगर ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर, बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर, तो एसोसिएटेड। अगर एक में 20% या ज्यादा का शेयर होल्डर, दूसरे में भी 20% ज्यादा का शेयर होल्डर, और एक में डायरेक्टर दूसरे में 20% शेयर होल्डर, फिर भी एसोसिएटेड। ठीक है जी। हाँ, एक में डायरेक्टर याद आ, डायरेक्टर लेकिन है नॉमिनी, फिर नहीं होगा। शाबाश शाबाश। ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, मैंने मुनासिब समझा के शेयर कर दूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें जी। कोर्स ऑफ किसमें? कॉन्फिडेंशियलिटी में कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ, कोर्स ऑफ बिजनेस, बिल्कुल। उसने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करेगा कोर्स ऑफ बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप, सॉरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। इसका मतलब एक ही है। ठीक है, कोर्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जाहिर है जो बिजनेस कर रहा है वो प्रोफेशन ही है, उसमें जो रिलेशनशिप क्रिएट होंगे प्रोफेशनल है, ये एक ही बात है। हाँ, जो ज्यादा फोकस है उसकी डेफिनेशन में, वो दो अल्फाज जो जिनके ऊपर ज्यादा फोकस है वो है यूज और डिस्क्लोज। ना डिस्क्लोज करेगा ना यूज करेगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे। और जी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग का मतलब ये है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ, उस ऑडिटर के खिलाफ कोई क्लाइंट ने लीगल केस फाइल किया तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने रख सकता है। उस वक्त उसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इजाजत है। ठीक है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अगर क्लाइंट ही उसके खिलाफ केस कर दे तो अपने आप को बचाने के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिटर डिस्क्लोज कर सकता है। और कोई क्वेश्चन? जी 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 पूछिए, हाइब्रिड क्लास में से पूछिए क्वेश्चन। सर, अगर जो पार्टनर की वाइफ है वो नॉमिनी डायरेक्टर हो तब क्या होगा? नॉमिनी डायरेक्टर हो तब क्या हो? देखिए किस केस में नॉमिनी डायरेक्टर? देखें, अगर आप दो सिचुएशंस हैं, डायरेक्टर का कंसेप्ट दो तरह से इस्तेमाल हुआ है, एक डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में और एक एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए। बात गौर से सुन लीजिएगा, बार बार ना पूछिएगा बराए मेहरबानी, अभी अटेंटिव होकर गौर से सुन लीजिए। डायरेक्टर का कंसेप्ट हमारे चैप्टर 6 में दो तरह से यूज हुआ है, एक डिस्क्वालिफिकेशन में और एक दो कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं इसमें। डिस्क्वालिफिकेशन में उसने सिर्फ लफ्ज डायरेक्टर इस्तेमाल किया, आगे टाइप स्पेसिफाई नहीं की। इसका मतलब है हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, चाहे कोई नॉमिनी डायरेक्टर हो चाहे कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप कोई नया लफ्ज निकाल के पूछते हैं सर इस तरह का, नॉमिनी डायरेक्टर हो तो क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो क्या, हर तरह का डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में है। क्लियर होगी ये बात? ये जो है ना नॉमिनी डायरेक्टर का लफ्ज, ये सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए ये नॉमिनी वाला लफ्ज यूज होता है। नॉमिनी वाले लफ्ज का ताल्लुक डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं है, एसोसिएटेड कंपनी स्टेटस डिटरमिन करने से है। ठीक है मेरे भाई? yes, जी। तो जी जी पूछिए। फॉर अ मटेरियल कंसीडरेशन होना जरूरी है।
हाँ जी, मटेरियल कंसिडरेशन। अब जो उसने पेनल्टी में लफ्ज मटेरियल कंसिडरेशन यूज किया हुआ है कि अगर ऑडिटर को कोई मटेरियल कंसिडरेशन मिल रही है उसके बदले में वो 2 नंबर रिपोर्ट को साइन कर देता है तो वो लायबल होगा, पेनल्टी इंपोज होगी उसके ऊपर। तो बिल्कुल मटेरियल कंसिडरेशन होना जरूरी है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने एक अहम चीज ये बताई थी कि लीगल रिक्वायरमेंट और एथिकल रिक्वायरमेंट्स में लीगल रिक्वायरमेंट्स को हमने एज इट इज अप्लाई करना है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में हमने अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी होती कि स्पाउस को क्यों कवर किया, फादर को क्यों नहीं किया, ब्रदर को क्यों नहीं किया, माइनर चाइल्ड को क्यों कहा, मेजर चाइल्ड को क्यों छोड़ दिया। लीगल रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करते हुए अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी, लॉ ने जो कह दिया वही अप्लाई करना है। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स में आपने अपनी कॉमन सेंस भी, प्रोफेशनल जजमेंट जिसे हम कहते हैं, आम ज़बान में कॉमन सेंस कहते हैं, ऑडिट की लैंग्वेज प्रोफेशनल जजमेंट, तो कोड ऑफ एथिक्स में प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है आपने। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स का केस सॉल्व करते हुए आपने प्रोफेशनल जजमेंट अपनी या कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी है, ज़हन में रखिएगा। तो जब उसने पेनल्टी वाले में कह दिया मटेरियल कंसीडरेशन, तो मतलब मटेरियल कंसीडरेशन होगी तो पेनल्टी होगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? पब्लिक अथॉरिटी जी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के एक्सेप्शंस हैं जिनमें हमने ये सीखा कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। उसमें एक उसने बात लिखी है कि पब्लिक अथॉरिटी को डिस्क्लोज किया जा सकता है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का मतलब है हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट के दौरान में हमें कोई इलीगल एक्टिविटी नजर आई। अगर ऑडिट के दौरान में हमें इलीगल एक्टिविटी नजर आई, क्वेश्चन ये है क्या हमें पब्लिक अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है रिपोर्ट करना तो फिर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, यही वो हमें सिखा रहा है। उसने ये लिखा है ना इसको आगे कि इफ डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट। ठीक है, अगर हमारे पास फर्ज कीजिए ऑडिट के दौरान में नैब वाले आ जाते हैं, जी आपने ऑडिट किया इस कंपनी का, हमें एविडेंस दीजिए। क्या हमें एविडेंस दे देना चाहिए फौरी तौर पे? नहीं, हम ले डिसाइड करें रिक्वायर्ड बाय लॉ है, कहीं पे लिखा हुआ है हमारी जिम्मेदारी, तो फिर डिस्क्लोज करेंगे, वरना हमारे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहे वाकई में इलीगल एक्टिविटी क्यों ना हो। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि नहीं? हमें एज ऑडिटर हमारा लॉयर बताएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ वही लॉ पढ़े हुए हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, कंपनी लॉस। ठीक है, जो क्रिमिनल लॉज हैं वो तो लॉयर ने पढ़े होंगे, तो वो बताएगा हमें कि इस सिचुएशन में डिस्क्लोज करना जरूरी है कि नहीं। वो हर लॉ से वाकिफ होता है। जी क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? इधर से किसी ने क्वेश्चन? जी जी। कॉन्फिडेंट देखिए, एक है कॉन्फिडेंशियलिटी की का रूल पढ़ा हमने, फिर हमने उसकी एक्सेप्शंस पढ़ी। एक्सेप्शंस क्या थी? वो सिचुएशन जिनमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, तो हमने उसके बाद कुछ फैक्टर्स को सामने रख के डिस्क्लोज करना है, क्योंकि समटाइम डिस्क्लोज करने से हमारे ऊपर वो हद के इज्जत का दावा कर देती हैं कुछ पार्टीज। तो डिस्क्लोज करते हुए याद रखिए, हमने जब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर जैसे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इसकी क्लासिक एग्जांपल है कि क्लाइंट ने किसी को रिश्वत दी, हमारा फोकस दोनों पार्टीज के ऊपर होना चाहिए, रिश्वत लेने वाले के ऊपर और देने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर, कि हमारे क्लाइंट के ऊपर। यही आपको समझा रहा है। क्या आपने देखना है कि आपके डिस्क्लोजर से कहीं कोई थर्ड पार्टी तो इफेक्ट नहीं हो रही। अगर थर्ड पार्टी इफेक्ट हो रही है तो आपने डिस्क्लोजर को इस तरीके से ड्राफ्ट करना है कि थर्ड पार्टी स्पेसिफाई ना हो कौन है। ठीक है, नाम लेने की बजाय आप सिर्फ यूं कह दीजिए कि ये पार्टी है जिसने कोई हमारा क्लाइंट है, ये क्लाइंट का नाम ले दे, इसने किसी एक पर्सन को रिश्वत दी है, बस यूं। थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो इफेक्ट ना हो उसकी रेपुटेशन, ये समझाना चाह रहा है। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर इंतहाई अहम है। फिर से सुन लें, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर इंतहाई अहम है। आज का लेक्चर आपको अप्रोच बताएगा। कौन सी अप्रोच बताएगा? कि आपने इस फ्रेमवर्क से मुराद कोड ऑफ एथिक्स को कैसे अप्लाई करना है। आज का लेक्चर आपको क्या बताएगा कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई कैसे करना है, डिफरेंशिएशन, उसकी अप्रोच क्या है।
ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको बता दी, लीगल रिक्वायरमेंट और कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स में फर्क है। लीगल रिक्वायरमेंट्स को हमने एज इट इज अप्लाई करना है, कोड ऑफ एथिक्स में हमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी इस्तेमाल करना पड़ सकती है, इजाजत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इसको इस्तेमाल करें। ज्यादातर केसेस में हम वही मटेरियल लिखेंगे जो किताब में लिखा हुआ है। अपनी जजमेंट को, कोड ऑफ एथिक्स में आपको जजमेंट अप्लाई करने की इजाजत जरूर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम इसको इस्तेमाल करें। दूसरा फर्क लीगल रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स का जो सबसे अहम, जो केस स्टडी में बार बार आपके सामने आएगा, वो ये लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, मैनेजर पे, ट्रेनी, स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं होती। जबकि कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी एंगेजमेंट टीम पे अप्लाई होती है। एंगेजमेंट टीम से क्या मुराद है? पूरी टीम, जिसमें पार्टनर भी शामिल है, पार्टनर के नीचे मैनेजर भी शामिल है, मैनेजर के नीचे ट्रेनी स्टूडेंट। जैसे आप जब ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी 3.5 साल की, उसमें ट्रेनी में 4-5 ट्रेनी स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, जिनमें से किसी को शायद आर्टिकल्स ताजा किसी ने ज्वाइन किए हो, किसी को 1 साल हो गया हो, कोई अपने आर्टिकल्स के आखिरी साल में होगा। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम जूनियर, सेमी सीनियर और सीनियर कहते हैं, ये सारे ट्रेनिंग्स। तो जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स है, ये पार्टनर्स पे भी अप्लाई होती हैं और पार्टनर्स के अलावा बाकी की टीम पे भी अप्लाई होती है। इसका मतलब ऐसा में ये पता समझ आइए, एक बेसिक कंसेप्ट, कोड ऑफ एथिक्स का स्कोप वाइडर है कंपनीज एक्ट की निस्बत। ये दो बातें ध्यान में रखनी है आपने। एक तो ये कि जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स में हम, और दूसरी बात ये कोड ऑफ एथिक्स हमारी पूरी टीम पे अप्लाई होगा, पूरी टीम को अमल करना है। प्रैक्टिस में जाएंगे, अगर कंपनी एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी की, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आपके पार्टनर को पकड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस में आपने कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन की तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, तो चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी है, बजाहिर लिखा हुआ है ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन के अंदर जाए तो वो कहता है ये पूरी एंगेजमेंट टीम पे अप्लाई होगा। क्लियर? अच्छा, इसकी अब कंसेप्चुअल अप्रोच सुन लीजिए। कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है? आपने कैसे किसी भी प्रैक्टिकली एथिकल सिचुएशन आपके सामने है, उसे कैसे हैंडल करना है, ये सुन लीजिए। इसके 3 स्टेप्स हैं। किस चीज के 3 स्टेप? प्रैक्टिकली कोई भी एथिकल इशू राइज होता है, ऐसा इशू जिसकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो सकती हो, हमने उसे कैसे हैंडल करना है 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस सिचुएशन में कोई थ्रेट अराइज हो रहा है। स्टेप नंबर 1 तो ये, क्या इस सिचुएशन में कोई थ्रेट अराइज हो रहा है। बाज़ औक़ात प्रैक्टिस में आपको पता बड़ी कम्प्लेक्स लाइफ होती है, उसमें किसी सिचुएशन में हो सकता है थ्रेट अराइज हो रहा हो, किसी सिचुएशन में थ्रेट अराइज ना हो रहा हो। बड़ी बारीक सी लाइन होती है इस डिफरेंस में, किस सिचुएशन में थ्रेट अराइज हो रहा है, किसमें नहीं। जैसे कोड ऑफ एथिक्स खुद एग्जांपल देते हुए कहता है, अगर आपने क्लाइंट के साथ बैठे, क्लाइंट ने चाय मंगवाई, आपने क्लाइंट के साथ बैठ के चाय पी ली क्लाइंट के खर्चे पे, इस पे कोई थ्रेट अराइज नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्लाइंट ने खाना मंगवा लिया आपके लिए बाहर किसी रेस्टोरेंट से, या आपको उसने ऑफर की, सर आइए बाहर जरा खाना खा के आते हैं। अब अगर आप खाना खाते हैं, ये सिग्निफिकेंट हो गया, चाहे इनसिग्निफिकेंट थी, खाना इनसिग्निफिकेंट, इससे थ्रेट अराइज होगा। इसी तरह फर्ज कीजिए क्लाइंट हमें गिफ्ट में कोई पेन दे देता है, कोई डायरी दे देता है, जो अपने बहुत से वो एम्प्लॉयज को, बहुत से सप्लायर्स को, आप बाज़ बात आते जाते लोगों को भी देता है, कैलेंडर रमजान आया, कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं, थ्रेट अराइज नहीं होता। लेकिन अगर क्लाइंट आपको कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट ऑफर करे, ठीक है, कोई घड़ी ऑफर करे कीमती, इससे थ्रेट अराइज होगा। आप क्लाइंट से कोई चीज बाय करते हैं और उसी रेट पे बाय करते हैं जिस रेट पे सारी दुनिया बाय करती है, थ्रेट अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर बाइंग करते हुए क्लाइंट से कोई फेवर ले ले तो फिर थ्रेट अराइज होगा। इसका मतलब यह है, कुछ सिचुएशन प्रैक्टिकली हो सकता है बजाहिर दिखने में सिचुएशन एक जैसी ही हो, बजाहिर दिखने में, लेकिन जब उसका डिटेल एनालिसिस करें, कुछ सिचुएशन में थ्रेट अराइज होगा, कुछ में थ्रेट अराइज नहीं होगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? हमने किसी भी सिचुएशन को पढ़ के देखना है कि इसमें कोई थ्रेट अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पहला स्टेप। अब थ्रेट कितनी तरह के हो सकते हैं और वो किन सिचुएशन में राइज हो सकते हैं, ये हम अभी स्टडी करेंगे। पहला कंसेप्ट कौन सा हुआ? थ्रेट का आइडेंटिफाई थ्रेट। और इसे अब हम यूं कहा करेंगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने एक्सप्लेन भी करना है उसको एक सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस, कि इस सिचुएशन में क्यों थ्रेट अराइज हो रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्लाइंट से सिग्निफिकेंट गिफ्ट लेने थ्रेट राइज होता है, एग्रीड, ज्यादा मार्क्स के साथ क्वेश्चन आ गया तो बताना पड़ता है क्यों थ्रेट राइज होता है। क्योंकि अगर क्लाइंट से सिग्निफिकेंट गिफ्ट हम एक्सेप्ट करेंगे तो बदले में उसको कोई फेवर भी देना पड़ेगी, ठीक है, फेवर भी इसको देना पड़ेगा जी। तो ये पहला स्टेप क्या है हमारा कोड ऑफ एथिक्स को? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। दूसरा, इवैल्यूएट थ्रेट। कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इग्नोरेबल, और कुछ थ्रेट ऐसे होते हैं सिग्निफिकेंट।
ठीक है। जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमें अक्सर ही फेस करना पड़ती है, कभी सर दर्द होता है, कभी फ्लू हो जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स सर दर्द हो, फ्लू हो, आप फिर भी क्लास लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन समटाइम्स सर दर्द हो, फ्लू हो तो आप क्लास लेने के लिए क्यों? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सिग्निफिकेंस पे, मसला कितना सवेयर है। बाज औकात चीजें प्रॉब्लम्स होती जरूर हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी बराए नाम होती हैं, इग्नोरेबल, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। सर दर्द हुआ, भाई चाय का कप पी ले, वो थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। फ्लू हुआ, चाय में जोशांदा भी डाल दो, क्या जरूरत? तो कोई ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थ्रेट तो है तो सही, लेकिन एक्सेप्टेबल लेवल तक तो है। ये क्या है? एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब थोड़ा सा मसला है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना काम जारी रखें आप। लेकिन अगर थ्रेट अनएक्सेप्टेबल लेवल तक हाई हो जाए तो फिर आपको कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत पड़ती है। तो स्टेप नंबर 1 में देखा हमने मसला है कि नहीं। स्टेप नंबर 2 में क्या देखना है? इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस, वो मसला कितना सिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है बिल्कुल, या कि सिग्निफिकेंट में क्या इतना सिग्निफिकेंट कि इलाज मुआवजा हो सकता है, या इतना सिग्निफिकेंट कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो कि कुछ नहीं हो सकता। ये वैल्यूएशन है ना, ये मसले की, इसमें बहुत से फैक्टर सामने रखे जाते हैं। मसला कितना पुराना है, कितना शदीद है, सिम्टम्स इस वक्त क्या है, टेस्ट करवाए उसमें से क्या रिपोर्ट निकली, वगैरह वगैरह, ये बहुत से फैक्टर। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ? इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस। तीसरा स्टेप गैस कीजिए, वो मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा? सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स के इस सिचुएशन में क्या करना है, इसका मतलब कंसेप्चुअल अप्रोच ने हमें क्या बताया? कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, हमें फ्रेमवर्क ने जो कंसेप्चुअल अप्रोच दी है कि कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है, तो क्या बताया हमें कंसेप्चुअल अप्रोच ने? कंसेप्चुअल अप्रोच कहती है 3 स्टेप में केस स्टडी सॉल्व होगी आपकी, प्रैक्टिस में भी एग्जाम में भी। 3 स्टेप। पहला स्टेप इवैल्यूएट थ्रेट, दूसरा स्टेप इवैल्यूएट थ्रेट, तीसरा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। ये 3 स्टेप्स में हमारी केस स्टडी सॉल्व होगी। आज के लेक्चर में ब्रीफली हमने इनको कवर करना है और फिर कल के लेक्चर से इनकी एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। लेकिन आज के लेक्चर में भी ऐसी एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है जिससे आपको पता चले कि प्रैक्टिस में ये कैसे थ्रेट अराइज होते हैं। तो सबसे पहले थ्रेट्स, ठीक है। सबसे पहले थ्रेट देखिए, प्रिंसिपल थे 5 थ्रेट्स भी। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। कोड ऑफ एथिक्स स्टार्ट होता है फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल से, लेकिन जो इसकी ज्यादातर डिस्कशन होगी केस स्टडीज में वो बेस कर रही होगी थ्रेट्स, सेफगार्ड के ऊपर, थ्रेट्स के ऊपर और सेफगार्ड के ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल्स कभी कभार केस स्टडी में डिस्कस होंगे, ज्यादातर हमारी डिस्कशन किसके ऊपर होगी? थ्रेट्स के ऊपर और सेफगार्ड के ऊपर। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स को भी याद करें, खासतौर पर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल और उसकी एक्सेप्शंस को। लेकिन ज्यादा जो आपने अपना कंसेप्ट पक्का करना है ना, वो करना है थ्रेट्स का। तो प्रिंसिपल्स थे 5, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। थ्रेट भी है 5। अब ये इत्तेफाक की बात है, थ्रेट भी है 5, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। 5 थ्रेट। कितने थ्रेट हो गए? 5 थ्रेट। कौन कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। अच्छा, 5 थ्रेट आपके सामने बोलने लगा, वो आपने इसमें गलती आइडेंटिफाई करनी है। ये एग्जामिनर कमेंट्स में उसने आइडेंटिफाई की थी, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। गलती आइडेंटिफाई करनी है। थ्रेट्स, पहला एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट रॉन्ग है, शाबाश। तो हर थ्रेट के साथ वर्ड सेल्फ नहीं है, ये ज़हन में रखना है, ठीक है, वरना थ्रेट आपका गलत हो जाएगा। तो 5 थ्रेट, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? हम इनको समझेंगे और इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी एग्जाम्पल डिटेल में हमने बाद में डिस्कस, कल से डिस्कशन इनकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इनकी तरतीब जरूरी नहीं होती, केस स्टडी में तरतीब जरूरी है। आप चाहे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट लिख दें केस स्टडी में किसी सिचुएशन में, या फेमिलियरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लिख दें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से याद कर लें, उसी आसान हो उसी तरतीब से तो वो याद कर लें, बहरहाल फर्क तरतीब से नहीं पड़ता। पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ये है, अच्छा
असल जब आप थ्रेट को पढ़ रहे होंगे ना, अल्फाज डिफरेंट यूज किए। असल फर्क अल्फाज का नहीं है, असल फर्क रीजन का है कि ये थ्रेट किस रीजन की वजह से अराइज हुआ। जैसे टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ, इसमें फोकस इस चीज अहम चीज लफ्ज ये नहीं है कि टीम मेंबर इन्फ्लुएंस हुआ, वो तो हमें पता है हर केस में, हर थ्रेड के केस में टीम मेंबर इन्फ्लुएंस होगा, उसकी जजमेंट बायस होगी, वो क्लाइंट को फेवर दे रहा होगा। असल कंसेप्ट ये नहीं, असल कंसेप्ट क्या है, किस चीज की वजह से फेवर दे रहा होगा, किस चीज की वजह से वो बायस हो गया, वो है असल थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में भी वो बायस होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, लेकिन किस चीज की वजह से, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से। फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, माली मुफाद की वजह से, पैसों की वजह से। जब इंडिपेंडेंट नहीं रहा टीम मेंबर, बायस हो गया, किस वजह से, पैसों की वजह से, हम कहेंगे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे इसकी एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल क्या है कि हमारे पार्टनर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, तो बताइए क्या ये पार्टनर इंडिपेंडेंट है? नहीं है, ठीक है, नहीं, किस वजह से नहीं है, शेयर, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल, तो कौन सा थ्रेट राइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर? हाँ, इसमें यह ध्यान में रखिएगा कि टीम मेंबर या टीम मेंबर के रिलेटिव्स की वजह से भी थ्रेट राइज होना, तो वो भी कवर होगा यहां पे। यानी कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन इतनी वाइडर है कि वो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर नहीं, सारे टीम मेंबर को कवर करता है, और सारे टीम मेंबर को नहीं, उनके रिलेटिव्स को भी कवर करता है। रिलेटिव्स को भी, कुछ रिलेटिव्स को कंपनीज एक्ट ने भी कवर किया था, लेकिन थोड़े से ये तकरीबन सारे रिलेटिव्स को, बल्कि सारे रिलेटिव्स को कवर करता है, ठीक है। तो रिलेटिव्स की वजह से नहीं है ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, किस वजह से है, फाइनेंशियल, पैसों की वजह से। अच्छा, अगर टीम मेंबर के पास शेयर्स हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा? अच्छा, सोच के बताइएगा, टीम मेंबर के भाई के पास शेयर्स हैं, फिर थ्रेट राइज होगा, कौन सा थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। टीम मेंबर के भाई के पास शेयर्स हैं, तो तब भी कौन सा थ्रेट राइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि अभी भी कंपनी के साथ माली मुफाद ही जुड़ा है। कंपनी के साथ कौन सा मुफाद जुड़ा है, माली मुफाद है। भाई स्टूडेंट कहने लगा सर भाई के शेयर्स है तो हमारा क्या इसमें लेना देना, भाई एक ही घर में रहते हैं ना, तो भाई जो पैसे आ रहे हैं वो तो एक ही घर में आ रहे हैं, तो इसीलिए इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा। अब जरा गौर कीजिए कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को कवर करती थी, और एंगेजमेंट पार्टनर के सिर्फ स्पाउस और माइनर चाइल्ड को। कोड ऑफ एथिक्स में जब आए, मतलब सारी टीम को कवर किया और टीम के सारे रिलेटिव को कवर किया। स्कोप वाइडर है कि नहीं, वाइडर है। लेकिन जब आप अगली स्टेज पे जाएंगे ना एप्लीकेशन की, जिसमें हम थ्रेट को, सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करते हैं, किसको वैल्यूएट करते हैं, पहले सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करते हैं, वहां पे आप सीखेंगे कि अगर स्पाउस के पास शेयर्स हो फिर भी थ्रेट राइज होगा, उसकी सिग्निफिकेंस हाई है। लेकिन अगर ब्रदर के पास शेयर्स होंगे तब भी थ्रेट राइज होगा, उसकी सिग्निफिकेंस कंपैरेटिवली कम है। तो पहली एग्जांपल क्लियर हो गई, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब राइज होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। बाकी लाइन का रटा लगा लेना आपने, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करके इसको समझना। और भी एग्जांपल है, जब लोन लिया हो क्लाइंट से लोन लिया, एंगेजमेंट पार्टनर ने अपने कंपनी से जो कि बैंक नहीं है लोन लिया, कौन सा थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट। स्टूडेंट कहेगा सर ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया, ये तो हम एग्जाम में डिस्क्वालीफाई लिखें कि थ्रेट लिखें, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। शाबाश, अगर रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करना है फिर डिस्क्वालीफाई लिखे, रिक्वायरमेंट है कि कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करना है फिर थ्रेट्स लिखेंगे। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों को सामने रख के फैसला करते हैं, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में आपने दोनों नहीं लिखने, ठीक है। प्रैक्टिकली पहले हम देखते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कह रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या कह रहा है, दोनों में से विच एवर इज मोर स्ट्रिक्ट, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बहरहाल एग्जाम में आपने जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक ही आंसर करना। फीस का कोई भी मसला, ये फीस के मसले मसाइल हैं, ये मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा। लेस फी क्या होता है, पिछले साल के ऑडिटर से कम फीस चार्ज करें, इसमें क्या ओवरड्यू फीस क्या है, पिछले साल हमने ही ऑडिट किया था फीस अभी तक नहीं मिली। कंटिजेंट फी क्या है, क्लाइंट कहे जितना प्रॉफिट होगा 10% आपको फीस देंगे। रेफरल फी क्या है कि किसी ने हमारे पास क्लाइंट भेजा, हमने बदले में उसको कमीशन दिया उसका। ये सारी सिचुएशन अभी हमने डिस्कस नहीं करने,
लेकिन इन सारी सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम राइज होती है। थ्रेट कौन सा है? ये सारी सिचुएशन एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इन सब में थ्रेट एक ही राइज होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। क्यों भला? फीस का मसला है, फीस फाइनेंशियल इशू। बिजनेस रिलेशनशिप है किसके साथ? क्लाइंट के, डायरेक्टर के साथ। ठीक है, तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी फाइनेंशियल है। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्लाइंट से गुड्स एंड सर्विसेज बाय की, कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट लेते हैं। तो इन एग्जाम्पल को सरसरी तौर पे सिर्फ पढ़ें और मुझे बताएं कि आप कन्विंस्ड हैं कि इन सारी सिचुएशंस में ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन राइज होती है, और जो थ्रेट राइज होगा वो है सेल्फ इंटरेस्ट। समझ आ गई आपको? सिर्फ फिर से दोबारा, क्योंकि कंसेप्ट में जब आप कंफ्यूज होते हैं केस स्टडी आती है, दोबारा से बता रहा हूं। इन एग्जाम्पल में से कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुई हैं। जैसे कंपनी एक्ट में भी डिस्कस हुई है, ये कंपनी एक्ट में भी डिस्कस हुई है, ये नहीं हुई, ये भी हुई है और शायद ये भी हुई है। लेकिन आपने केस स्टडी में किसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है? रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहां तक हो क्या? तो बताइए, आगे चलें, आगे चलते हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है? टीम मेंबर विल बी टू सिंपैथेटिक, बहुत ज्यादा नरम दिल होगा, बहुत ज्यादा रहम दिल होगा क्लाइंट के लिए। अच्छी बात है नरम दिल होना, रहम दिल होना, की बुरी बात? एज प्रोफेशनल बुरी बात। ठीक है, हमने न्यूट्रल रहना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना दोस्ती ना लड़ाई झगड़ा, न्यूट्रल रहना, ये है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर हम टू सिंपैथेटिक हो जाए क्लाइंट के लिए, ठीक है, तो फिर कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट। लेकिन याद रखें इसमें भी फोकस, ज्यादा अहम लफ्ज टू सिंपैथेटिक नहीं है, बल्कि क्या है? बिकॉज ऑफ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप। लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप की वजह से क्लाइंट के लिए टू सिंपैथेटिक हमदर्दी है दिल में। वो भाई काम कर रहा है, एम्प्लॉय है भाई, ठीक है, फादर डायरेक्टर है। ये क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप। अब की बार मसला पैसों का नहीं है, किसका है? रिलेशनशिप का। तो ये कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट। लेकिन याद रखें फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होने के लिए जरूरी है कि हमारा रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर रहा हो। अगर रिलेटिव क्लाइंट पे काम नहीं कर रहा तो फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होगा। केस स्टडी के अंदर आईकैप का एक तरीका वारदात है, केस स्टडी में जैसे ही उसने कोई रिलेशनशिप ऐड कर दिया ना, फादर है, मदर है, ठीक है, ब्रदर है, स्पाउस है, जैसे ही कोई रिलेशनशिप ऐड कर दिया फौरन आपके जहन में फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। नहीं आना चाहिए, पहले देखना है हमारा रिलेटिव क्लाइंट पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्लाइंट का एम्प्लॉय है फिर फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा। अगर वो क्लाइंट का एम्प्लॉय है फिर फेमिलियरिटी थ्रेट राइज, अगर क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं है फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होगा। क्लियर हुई है बात? तो फिर मुझे बताइए कि ऑडिट टीम मेंबर में से किसी का ब्रदर क्लाइंट में एम्प्लॉय है, थ्रेट राइज हुआ? कौन सा? फेमिलियरिटी थ्रेट। ऑडिट टीम हमारा सीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सीनियर है, उसका कजन क्लाइंट में इन्वेंट्री कंट्रोलर है, इन्वेंट्री मैनेजर है, थ्रेट राइज हुआ? बिल्कुल। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। शाबाश। अच्छा, मैनेजर है, मैनेजर है, उसका दोस्त, बचपन का दोस्त क्लाइंट में सीएफओ है, थ्रेट राइज हुआ? कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। तीन सवाल पूछूंगा, अगर तीनों का जवाब ठीक दे दिया तो इसका मतलब आपको दोनों थ्रेट क्लियर हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी और फेमिलियरिटी थ्रेट, और ज्यादातर यही थ्रेट पूछ रहा होता है। पहला क्वेश्चन, आपने इसमें थ्रेट बताने हैं, सिचुएशन को मिक्स कर लूंगा। अच्छा, मैनेजर है, मैनेजर के भाई के पास क्लाइंट के शेयर हैं जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लाइंट पे काम थोड़ी कर रहा है, शेयर्स है, क्लाइंट पे काम थोड़ी कर रहा है, घर में बैठा है। कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरी एग्जांपल, मैनेजर पार्टनर है, पार्टनर के स्पाउस क्लाइंट में एम्प्लॉय है, कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट राइज। शाबाश। तीसरी और आखिरी एग्जांपल, ठीक है। अब ये आई कैप के बुक से एग्जांपल निकाल ली हमने, बल्कि प्रीवियस एग्जांपल ही, वही जो आपने लॉ में पढ़ी है। पार्टनर के स्पाउस है,
क्लाइंट में शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है। अब बताइए कौन सा थ्रेट है? दो कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी, फेमिलियरिटी थ्रेट भी। इस एग्जांपल से हमें एक बहुत अहम रूल हाथ लगा। इस एग्जांपल से क्या? एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट्स भी आ सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, इससे ज्यादा नहीं होते। मैक्सिमम पूरे कोड ऑफ एथिक्स में थ्रेट बताएं, तीन बताएं। लिख ले ये रूल, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट्स भी हो सकते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल, पहली एग्जांपल बहुत आसान, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप हो क्लाइंट पे। फैमिली का मतलब खून का रिश्ता हो, पर्सनल रिलेशनशिप दोस्त हो, तो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। याद रखें हर तरह का रिलेशनशिप जो है, मैं रिलेशनशिप की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, कोड ऑफ एथिक्स ने रिलेशनशिप डिटेल में तीन रिलेशनशिप बताए उसने, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद एंड पे तीनों में उसने ये कह दिया हर रिलेशनशिप में थ्रेट राइज होगा, सिर्फ सिग्निफिकेंस डिफरेंट होगी। जो ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है उनमें थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो दूर के है कम। तो हमने कहा ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। फैमिली एंड पर्सनल, क्लियर? लॉन्ग एसोसिएशन का कंसेप्ट सुन लीजिए क्या है। इसका मतलब यह है अगर एक ही टीम मेंबर को बार बार एक ही कंपनी का ऑडिट करने के लिए भेजे, वो कहता है शुरू में कोई पर्सनल रिलेशनशिप ना भी हो ना, बाद में वो दोस्त नहीं है क्लाइंट पे, बल्कि क्लाइंट ही दोस्त बन गया। बार बार ऐसे होता है ना प्रैक्टिस में, जब आप जाएंगे आपको एक ही क्लाइंट में बार बार भेजेंगे तो आप खुद देखेंगे उसमें हेलो है हो जाती है, ठीक है, गपशप लगाते हुए। इंसान है ना, इंसान सोशल एनिमल इसी वजह से कहते हैं कि जब किसी जगह पे किसी ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हाँ जी दूसरे। तो इस लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है? बार बार एक ही कंपनी का, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कहता है पहले साल टीम को ऑडिट करने के लिए भेजा किसी टीम मेंबर को, लॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। दूसरे साल भेजा, लॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। तीसरे साल भेजा, फिर भी लॉन्ग एसोसिएशन नहीं। फोर्थ ईयर से लॉन्ग एसोसिएशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ ईयर में आपको नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 3 साल तक बस, ठीक है। फोर्थ ईयर से लॉन्ग एसोसिएशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, केस स्टडी में अब बाज़ औक़ात वो 3 साल या 4 साल या 2 साल नहीं यूज करेगा वर्ड, वो यूज करेगा मिस्टर असलम हैज बीन पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम फॉर मेनी ईयर्स। मिस्टर असलम हैज बीन पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम फॉर मेनी ईयर्स। तो बताइए मेनी ईयर्स में थ्रेट राइज हो गया कि नहीं हो गया? लॉन्ग एसोसिएशन हो गई कि नहीं हो गई? मेनी ईयर्स का मतलब कई साल, 3 से ज्यादा ही होंगे, 3 तो होंगे ना कम से कम, ठीक है। लॉन्ग एसोसिएशन। फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? पास्ट में क्लाइंट के एम्प्लॉय थे हम ही। ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप है, नहीं। किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप होता हो तो पूरा आ जाता। कोई एम्प्लॉय भाई है उधर हमारा, वो तो इधर आ जाता। यहां पे क्या है? हम क्लाइंट के पास्ट में एम्प्लॉय रहे हैं और अब एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के ऑडिट टीम का हिस्सा बन गए। तो बताइए अब ऑडिट करने के लिए जाएंगे, वहां पे हमारे दोस्त मौजूद होंगे कि नहीं? 5, 7, 8, 10 साल जिनके साथ काम किया है, तो कौन सा थ्रेट राइज हो गया? फेमिलियरिटी थ्रेट। इस एग्जाम्पल को गौर से जहन में रखिएगा। यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड की बात नहीं, यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड की बात नहीं। यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड की बात क्यों नहीं? क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स है, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई आई बात किसी जगह पे तो फिर पढ़ लेंगे हम, कोई आएगी बात तो फिर पढ़ लेंगे हम। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इस एग्जाम्पल को गौर से जहन में रखना है। ये एग्जाम्पल बाद में मैंने दोबारा लेके आनी है किसी और थ्रेड में। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। गिफ्ट तो आपको बताइए, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट से थ्रेट राइज होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट। गिफ्ट से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी होता है, पक्का। उधर भी लिख दीजिएगा, उधर भी। तो ये तो हम नहीं, तो ये हमारे रूल की वायलेशन तो अभी बताया, अभी बताया। हाँ, एक सिचुएशन में इससे ज्यादा थ्रेट हो सकता है, बिल्कुल कर लें याद कि गिफ्ट से फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होता है, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ? नहीं, मैक्सिमम 3 साल। अभी रूल्स नहीं सिखा रहा, कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूं। लॉन्ग एसोसिएशन में टाइम पीरियड मैंने पास्ट पेपर को सामने रखे, आपको बताया 3 साल का, ठीक है। वरना डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड है, डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड। कोड ऑफ एथिक्स एक जगह पे डिस्कस करता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं पा रहा। हमारे सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट्स रखे हुए हैं, ये समझ आ गए। ब्रीफली हल्की हल्की एग्जांपल समझ आई, थ्रेट राइज होता है। ये सारी एग्जांपल जो है ना एग्जाम डिटेल में डिस्कस करनी है, लेकिन अगर आप इनको पढ़े समझ लीजिए पूरे कोड ऑफ एथिक्स का ट्रेलर आपके सामने चल रहा है। अब इनमें से एक एक एग्जांपल को हमने डिटेल में स्टडी करना है, बल्कि आप घर जाके मैच कर लीजिएगा
इसके अगले लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने, एग्जांपल आपके सामने है, ये सिचुएशन में ये एग्जांपल इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मैच होंगे। आगे चलते हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है? अपना काम खुद चेक करना, ठीक है, अपना काम खुद चेक करना, काम खुद चेक करना। देखें, आप नेचुरल हैं इंसान के साथ, कहावत मशहूर है, दूसरे की आंख का तिनका नजर आ जाता है, अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता, यानी अपनी गलती तबाही फिरी हो वो नजर नहीं आती, दूसरे की छोटी सी गलती जो है वो हमें पता चल जाती। तो इसीलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या समझाता है हमें कि अगर आप पूरे ऑडिट के दौरान में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको अपना किया हुआ काम या अपनी फर्म का किया हुआ काम, फर्म भी तो अपनी ही है, रीचेक करना पड़ता है, तो इससे थ्रेट राइज होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब आप अपना ही काम या अपनी फर्म का काम चेक कर रहे होते हैं, या तो आपको गलती नजर ही नहीं आती, या नजर आती है तो आप उसको छुपा लेते हैं रेपुटेशन बचाने के लिए फर्म के। इसीलिए अगर किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसा इशू अराइज होता है, ऑडिट में ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपना काम खुद ही चेक कर रहे होंगे, कौन सा थ्रेट अराइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कौन सा थ्रेट अराइज होगा? कब सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा? अपना देखें, आगे एग्जांपल्स मैं आपको अभी दे देता हूं, लेकिन आप में से कोई 100 रुपया इनाम, 100 रुपया इनाम उस स्टूडेंट को जो मुझे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या फेमिलियरिटी थ्रेट की एग्जांपल में से कोई एक ऐसी एग्जांपल देगा जिसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी राइज हो रहा हो। बताएं, शाबाश शाबाश, बताइए। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, शाबाश शाबाश। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में सेल्फ रिव्यू थ्रेट कैसे राइज हो रहा है? वो एम्प्लॉय पे रहते हुए काम किया, ठीक है, तो अब वो जब फर्म में आ गया और उसको ऑडिट करने के लिए भेजे, तो अपना काम ही दोबारा एक तरह से नहीं चेक करा वो, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी नहीं आ गया। तो इस सिचुएशन में सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आया। और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप और कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू तो हुआ, साथ कौन सा? फेमिलियरिटी थ्रेट, शाबाश। तो क्या एक सिचुएशन में मल्टीपल थ्रेट्स राइज हो सकते हैं? मल्टीपल थ्रेट राइज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एग्जांपल, कहता है क्लाइंट भागा भागा हमारे पास आया, कहने लगा सर आप ऑडिट करते हैं? हमने कहा बिल्कुल करते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आती हैं? बिल्कुल आती हैं, पहले वही तो सीखी थी, ऑडिट तो बाद में जाके सीखा था, वही सीखा था। अरे अच्छा सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दीजिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी प्रिपेयर कर दीजिए, जर्नल लेजर ट्रायल बना दे। ठीक है, हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, लिस्टेड क्लाइंट, और कहने लगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं हमसे बनती, आप बना देंगे? लिस्टेड क्लाइंट का ये हाल है, बना देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट? वो रूटीन की चीजें बना लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है बनाते हुए, तो बना दे। क्या हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था सर? नहीं, ऑडिटर होके नहीं, ना ना ना। ठीक है, क्यों नहीं? कौन सा थ्रेट राइज होता था? सर हमने कहा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हम बनाएंगे तो चेक कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा? हम नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। खुद ही केस स्टडी करके खुद ही सॉल्व करते हैं, खींच के कितने नंबर आते हैं? 65, और जब रिजल्ट आता है तो 23 नंबर क्यों आते हैं? खींच के 65 नंबर और रिजल्ट आए 23 नंबर क्यों आते हैं? हम बोलते नहीं है, लेकिन रीजन क्या होती है पीछे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ये अपनी की हुई गलती नजर नहीं आती। प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फिर इसके अलावा अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बाद बात क्लाइंट कहता है सर मुझे अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा बना दीजिए जिससे मैं एंट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन बताऊं, उसको सेल हुई है परचेज हुई है, वो ऑटोमेटिकली जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाए। आज से 22 साल पहले ऐसे सॉफ्टवेयर इजाद हो चुके थे कि जिनमें आप सिर्फ उनको ये बताइए, ये लाइन जो लगाते हैं ना, जर्नल लेजर ट्रायल, आधा प्रैक्टिस में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। सॉफ्टवेयर है, बाय कीजिए, ट्रांजैक्शन उसमें एंटर कीजिए, विद इन अ फ्यू सेकंड जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब तैयार। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अगर हम ही बना के क्लाइंट को दे या उसकी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करें तो क्या कोई थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल थ्रेट राइज होता है। इसलिए कि जब उस सॉफ्टवेयर, यारे भाई की बात सुन लें, तो जब वो सॉफ्टवेयर हमने खुद ही इंप्लीमेंट किया होगा तो क्या हम देखें, अगर क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, क्या वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है? क्या हमें उसको भी अंडरस्टैंड इवैल्यूएट करना चाहिए? उस सॉफ्टवेयर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के निकले हैं उनको भी चेक करना चाहिए। लेकिन अगर हमने खुद सॉफ्टवेयर बनाया, हमने खुद इंप्लीमेंट करके क्लाइंट को दिया हुआ है, क्या हम उसे उसी तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे? नहीं करेंगे। अगर उसमें गलती हुई भी तो क्लाइंट उल्टा आगे बढ़े, वो कहेगा भाई खुद ही सॉफ्टवेयर खुद ही गलतियां निकाल रहे हो, इतनी गलतियां थी तो सॉफ्टवेयर बेचा क्यों था मुझे? ये
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को कह दे, उसमें भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का सॉफ्टवेयर बनाने को कह दे, उसमें भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और अगर हमें कहे आर्जी तौर पे कुछ बंदे उधार दे दीजिए हमें, ये भाईजान 2 महीने के लिए उधार दे दें हमें, हम इनसे ये इनकी IFRS की एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं इनसे, हम इनसे बुक, हमारा मैनेजर जो है ना अचानक 3 महीनों की छुट्टियों पे चला गया है, उसकी जगह पे हम कोई पक्का एम्प्लॉय तो नहीं रख सकते, तो आर्जी तौर पे 3 महीने के लिए अपनी फर्म में से कोई एम्प्लॉय हमें दे दीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज। आर्जी तौर पे अपने लोगों को उधार देना, किसको? क्लाइंट को। सेकेंडमेंट भी इसे कहते हैं, सेकेंडमेंट। तो आर्जी तौर पे स्टाफ, अब खुद सोचे जब वो स्टाफ उधर गया और फिर वापस आया और फिर हमने उसको ऑडिट टीम का हिस्सा बना के फिर भेज दिया साल के एंड में, फरवरी मार्च अप्रैल में वो टेम्परेरी सर्विसेज प्रोवाइड करके आया, साल के एंड पे दिसंबर के करीब उसे हमने टीम का हिस्सा ऑडिट करने के लिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया कि नहीं? अपना किया हुआ काम खुद चेक कर रहा हूं। तो ये भाई क्लियर, ये सारी एग्जांपल्स। तो कितनी एग्जांपल्स होगी हमारी थ्रेट की? 3 एग्जांपल्स होगी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसमें कीवर्ड्स क्या है? इसमें कीवर्ड्स है एप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट रिजल्ट ऑफ, इवैल्यूएट ओन वर्क और फर्म्स वर्क। इसके साथ लिखते हैं हिज वर्क या ओन वर्क, एक ही बात है। ओन वर्क ज्यादा क्लियर है, अपना काम या अपनी फर्म का काम आप रिव्यू करेंगे। बात का ऐसा था फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फर्म बड़ी हो तो एक केस स्टडी में हो सकता है आपसे ये पूछ ले, कराची ऑफिस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की, लाहौर ऑफिस उनका ऑडिट करेगा, थ्रेट है राइज है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अपना ही काम नहीं, लेकिन अपनी फर्म का तो काम है जिसका रिव्यू कर रहे हैं। जी, क्या टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में कोई और थ्रेट भी अराइज हो सकता है? ये जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी बताइए क्या सेल्फ रिव्यू के बारे में कंफर्टेबल है क्या? आगे चलकर इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन कहते हैं डराने धमकाने को। इसमें डराना धमकाता कौन है भला? क्लाइंट। और किसको धमकाता है? ऑडिट टीम को या ऑडिटर को, ठीक है। टीम मेंबर इज डेटर्ड, DETERRED। डेटर्ड का मतलब होता है रोकना, टीम मेंबर को रोका जाता है ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने से, इंडिपेंडेंटली एक्ट करने से। किस वजह से? अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर इंपोज करता है, ठीक है, रोकता है, ठीक है। ये है इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए हमने क्लाइंट से कहा क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, उसने कहा अगर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया ना तो अगली AGM में हम नए ऑडिटर को प्रपोज करके उसको पॉइंट करेंगे, आप फारेगा। कौन सा थ्रेट रहेगा? इंटिमिडेशन थ्रेट, थ्रेट ऑफ रिमूवल। या बात का थ्रेट ऑफ लिटिगेशन भी देता है। अगर आपने हमारे खिलाफ सर केस फाइल किया ना तो पिछली दफा जो आपने 3,538 रुपए की मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की थी ना, हम केस फाइल कर देंगे आपके खिलाफ। हमने कहा ये क्या बड़ी बात हुई, वो तो इमटेरियल है। उसने कहा ये आपको पता है इमटेरियल है, मुझे अवाम को तो नहीं पता ना, अवाम को मटेरियलिटी का कंसेप्ट, रिजनेबल एश्योरेंस का कंसेप्ट तो नहीं पता। हम अखबार में खबर चलाएंगे, एडिटर वाकिफ है, अपना रिपोर्टर वाकिफ है, फिर उसके बाद टीवी चैनल वाले वाकिफ हैं, टीवी चैनल में इश्तिहार चला देंगे, ये खबर लगा देंगे, और 2 या 3 टॉक शो की मारा आपकी फर्म, 2-3 टॉक शो होने हैं आपकी फर्म की, ऐसी की तैसी फिर जानी है। रेपुटेशन ज्यादा, देखिए एक होता है लीगल रिस्क, एक होता है रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क ज्यादा अहम है। वो कहता है लीगली जंग आप जीत जाएंगे, क्लाइंट कह रहा है मुझे भी पता है, लेकिन आपकी रेपुटेशन जो है उसकी धज्जियां हम उड़ा देंगे। ये धमकी दे रहा है हमें, ये क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट। थ्रेट ऑफ रिमूवल भी, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन भी, इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर हुई है बात? एक केस स्टडी में उसने CFAP लेवल की केस स्टडी थी, उसमें उसने पूछा कि क्लाइंट, हमारा एक टीम मेंबर था और क्लाइंट का एक डायरेक्टर था, दोनों का पर्सनल कोई झगड़ा चल रहा था एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे चल, और अंडर लिटिगेशन था वो केस। बताइए कोई थ्रेट अराइज हुआ? क्या थ्रेट राइज हुआ? इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट, हमारे जो रिलेशनशिप हैं दुनिया में लोगों के साथ 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ऑडिटर के क्लाइंट के साथ कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? अगर पॉजिटिव है कौन सा थ्रेट राइज होगा? फैमिलियरिटी थ्रेट। और नेगेटिव है कौन सा? इंटिमिडेशन थ्रेट। साहब अब सुने लास्ट, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? एडवोकेट का मतलब क्या होता है?
वकील, लॉयर, जो वकालत करे, किसी वकालत करे। अरे भाई असाइनमेंट की है, ये कह रहा है असाइनमेंट नहीं की, साथ ही बोल पड़ा सर ये कल बड़ा बीमार था, अगर तुम इसकी वकालत ना करो तो वकालत, ये क्या है, एडवोकेट बन रहा है इसका। एडवोकेट कब बनता है कोई, जब किसी थर्ड पार्टी के सामने अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करे, हम कहते हैं ये एडवोकेट बन रहा है। जब ये हमारे सामने, उस्ताद के सामने दूसरे स्टूडेंट की पोजीशन को प्रमोट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये उसका क्या बन रहा है, एडवोकेट, वकील बन रहा है। एडवोकेसी थ्रेट अराइज कब होता है, जब कोई सीए फर्म थर्ड पार्टीज के सामने, किसके सामने, थर्ड पार्टी के, इसमें थर्ड पार्टी होना जरूरी है, थर्ड पार्टी के सामने अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करता है, हम कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट अराइज हुआ। इसकी दो एग्जांपल है। पहली एग्जांपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सचमुच एडवोकेट बन जाए, एफबीआर के साथ कोई केस चल रहा है और क्लाइंट ने हमसे कहा सर हमारी टैक्स की कैलकुलेशन, तो टैक्स का काम सारा आप करते हैं, तो बराए मेहरबानी ये जो एफबीआर ने हमें नोटिस भेजा है, कोर्ट में जाके ये केस भी आप ही लड़े। याद रखें, टैक्स की डिफरेंट केसेस हैं, टैक्स के केसेस डिफरेंट। एक है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, वो अलग केस है। एक है वो असेसमेंट हो गई, उसके बाद ऑर्डर आ गया ज्यादा टैक्स पे कर, वो केस लड़ना, ये अलग सिचुएशन। तो मैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने की बात नहीं कर रहा, उसके बाद जब एफबीआर में डिस्प्यूटेड केस हो जाता है, लिटिगेशन में चले जाते हैं, अपील फाइल कर देते हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूं। उस वक्त अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्ट के सामने जाके प्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, कौन सा थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। दूसरी, पहली एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल कौन सी है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट करे, यानी क्लाइंट ने शेयर इशू करने हैं, आपने शायद वो अंडर राइटर की टर्म सुनी होगी कहीं, है क्लाइंट पार्टनर अंडर राइटर के तौर पे क्लाइंट को हेल्प करे, असिस्ट करे इन्वेस्टर ढूंढने में। इन्वेस्टर के सामने एक एक इन्वेस्टर से मिले, बड़े बड़े इन्वेस्टर से, और कहे सर ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो ये कौन सा थ्रेट राइज हुआ, एडवोकेसी थ्रेट। क्लियर। तो हमारे थ्रेट्स कितने हैं टोटल, 5। कौन कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। चले, इन सारे थ्रेट के डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल समझ आ गई आपको। चलिए, डेफिनेशन में ज्यादा फोकस आपका रीजनिंग की तरफ होना चाहिए, किस रीजन की वजह से हुआ। बाकी याद करने को आप सारा रटा लगा ही लेंगे, फोकस रीजन, क्योंकि रीजन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, याद पूरी डेफिनेशन ही कर लेंगे जी। ऑडिटर एज एन एडवोकेट एक्ट ही क्यों करेगा, वो उसने एलएलबी तो नहीं किया हुआ। देखिए, केसेस होते हैं हमारे लीगल केसेस दो तरह के, एक सिविल केसेस, एक क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केसेस में तो हम एक्ट कर ही नहीं सकते, हम कॉम्पिटेंट नहीं है। सिविल केसेस, और सिविल में भी खास तौर पे जो कॉर्पोरेट केसेस हैं, इनमें हम एक्ट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो टैक्स के केसेस होते हैं ना, इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं और लॉयर्स भी होते हैं जी। देखें, अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को बेसिक लेवल पे रखें। बेसिक लेवल क्या है, हर सिचुएशन की वजह से एक थ्रेट आपके जहन में आना चाहिए जो आपने पढ़ी है। कुछ सिचुएशन में मल्टीपल थ्रेट राइज होते हैं, मैंने सिर्फ ये लाइन कंसेप्ट आपके जहन में बिल्ड किया है। अभी मैं नहीं चाहता कि आप हर सिचुएशन में ये सोचें कि इस सिचुएशन में एक थ्रेट ये राइज हो रहा है, दूसरा ये भी तो हो रहा है। दूसरा थ्रेट अभी नहीं सोचना, आज के दिन में कल सोचेंगे, आज के दिन दूसरा थ्रेट सोचना मना है। आज के दिन आपने सिर्फ हर एग्जाम्पल का, एक सिचुएशन का एक एक थ्रेट जहन में रखना है। लीनियर कंसेप्ट को रखें, लीनियर सिंगल, ठीक है, एक एक कंसेप्ट, एक एग्जाम्पल थ्रेट कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन रूल जहन में रखिएगा ताकि आगे चल के कल या परसों एक सिचुएशन में जब एक से ज्यादा थ्रेट आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये कैसे मुमकिन है, वो मुमकिन है। अच्छा जी जी, पूछिए मेरे भाई। सर, अगर कोई थ्रेट अराइज हो रहा है तो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, तौबा करे तौबा, अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्वालिफाइड ओपिनियन थ्रेट की वजह से अराइज होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा या मिस स्टेटमेंट की वजह से या स्कोप लिमिटेशन की वजह से। ये जो थ्रेट्स होते हैं ना, थ्रेट्स, इनका इफेक्ट ओपिनियन पे नहीं आता, रिपोर्ट पे नहीं आता। थ्रेट्स का इफेक्ट आता है कोर्स ऑफ एक्शन पे। थ्रेट की वजह से हमारे प्रोसीजर चेंज होते हैं। रिपोर्ट, अब बड़ी टेक्निकल बात करने लगा फिर आपने घूम जाना है। एक है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, एक है मिस स्टेटमेंट। रिपोर्ट किसकी वजह से मॉडिफाई होती है, मिस स्टेटमेंट की वजह से। तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट किधर आता है, प्रोसीजर्स पे। तो ये जो थ्रेट है ना, थ्रेट, इन्हें समझे ये रिस्क की तरह है, नहीं रिस्क, रिस्क है नहीं, समझे रिस्क की तरह, क्योंकि इसका इफेक्ट वैसा ही है जैसा रिस्क का है। क्या, प्रोसीजर पे इफेक्ट आएगा, वो रिपोर्ट पे कोई नहीं आता।
रिपोर्ट में किसी पैराग्राफ में हम ये नहीं पढ़ा कि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, थ्रेट का मतलब यही है ना, थ्रेट होने का मतलब यही ना इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये इफेक्ट ना, रिपोर्ट के पहली लाइन पहला लफ्ज यही था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो अगर थ्रेट ज्यादा है, इंडिपेंडेंट है, तो भाई ऑडिट ही ना करो, यहां तो प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको खत्म करो, नहीं कर ऑडिट ही ना करो। तो थ्रेट का इंपैक्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे यानी प्रोसीजर पे होगा, रिपोर्ट पे, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब अगली स्टेज क्या आई? सिग्निफिकेंस की। अगली स्टेज क्या आई? सिग्निफिकेंस की। कि हमने थ्रेट तो आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 1 में क्या किया? स्टेप 2 में सिग्निफिकेंस डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स पे। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट डिपेंड करती है। अब देखें, मुझे मैं कंप्लीट लिस्ट एक तरह से, कंप्लीट नहीं है लेकिन एक बड़ी सी अहम लिस्ट, फ्रीक्वेंटली आइटम्स वाली लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं कि सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ये सब की मिल मिला के लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट आप 7-8 आइटम्स होंगी हर केस में अप्लाई होंगी, नहीं। किसी केस में हो सकता है अप्लाई हो, किसी में ना हो, किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो। नॉर्मली कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिससे थ्रेट राइज हो रहा होता है, उसकी सिग्निफिकेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन फैक्टर, पहला फैक्टर पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल हेयर। पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल हेयर से क्या मुराद है? इनफॉर्म। जो बंदा जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है? अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर है, थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट। अगर वो जूनियर है, एंगेजमेंट पार्टनर का भाई होना थ्रेट और है, जूनियर का भाई होना थ्रेट और है। एंगेजमेंट पार्टनर के पास शेयर है, थ्रेट और है। जूनियर के पास शेयर है, थ्रेट और है। एंगेजमेंट पार्टनर का लीगल केस चल रहा है, थ्रेट कोई और है। जूनियर का लीगल केस चल रहा है, थ्रेट कोई और है। दूसरा, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल देयर से क्या मुराद है? एट क्लाइंट। भाई पार्टनर का भाई डायरेक्टर है, थ्रेट कोई और है। पार्टनर का भाई अकाउंटेंट है, थ्रेट कोई और है। पार्टनर का भाई चौकीदार है, थ्रेट कोई और है। भाई खुद बताइए, भाई इधर से सिग्निफिकेंट, उधर से भी तो सिग्निफिकेंट डिमांड करते हैं। तीसरा, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। इन दोनों का रिलेशनशिप कितना है, कैसा है, कितना बाद में ना, कैसा है। अगर भाई है तो टॉक्सिक रिलेशन है, भाई है। और अगर दोस्त है, नेचर रिलेशनशिप डिपेंड करता है ना, देख। तो पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन फर्म, समझ आ रहा है? पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट क्लाइंट और नेचर ऑफ, जितना क्लोज रिलेशनशिप उतना सिग्निफिकेंस ज्यादा, और जितनी हायर पोजीशन सिग्निफिकेंस ज्यादा। फिर टाइम पीरियड। भाई इस एग्जांपल में हमने कहा था एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, वो क्लाइंट को छोड़ के हमारे पास आ गया। अब सुने, अगर उसी साल आया जिस साल ऑडिट कर रहे हैं, थ्रेट की सिग्निफिकेंस, और अगर 2 साल पहले आया हुआ है, सिग्निफिकेंस कम। तो टाइम पीरियड कितना हुआ? अगर इसी तरह जो थी लॉन्ग एसोसिएशन, अगर 3 साल हुए हैं, सिग्निफिकेंस का। और अगर 5 साल हो गए हैं, सिग्निफिकेंस। एक क्वेश्चन में उसने कहा 10 साल हो गए हैं, तो भाई फिर गई है, तो बहुत ज्यादा था टाइम पीरियड। फिर मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ये मुझे बताइए 100 रुपीज इनाम प्राइस, उसको जो मुझे बताएगा कि मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन ये हमारे किस केस में सिग्निफिकेंट फैक्टर के तौर पे आएगा? नहीं, केस बताए, नीचे वाला। बिजनेस रिलेशनशिप, शाबाश। बाइंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, शाबाश। लोन, शाबाश। ये शाबाश, ठीक है। एन में, ठीक है। पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनर की पोजीशन, नेचर ऑफ रिलेशन। अच्छा, नेचर ऑफ रिलेशनशिप किधर आएगा? नेचर ऑफ रिलेशनशिप किस में आएगा? हाँ, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में, ठीक है, शाबाश। बाकी और भी आ सकता है, मटीरियलिटी। चलिए, ये इसके अलावा और भी
हाँ गिफ्ट भी हो सकता है मटेरियलिटी। चले ये कुछ आइटम्स हैं, ये लिख लीजिए कुछ बाकी मजीद जैसे जैसे केस स्टडी आएगी उसमें भी आते जाएंगे, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। चलिए हमने 2 स्टेप कर लिए। पहले हमने थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जाम में पता क्या करें, एग्जाम में ये नीचे वाली जो एग्जाम्पल्स है इनसे केस स्टडी बनाएगा। एग्जाम में क्या करेगा, नीचे वाली एग्जाम्पल से केस स्टडी बनाएगा। एग्जाम में क्या करेगा, नीचे वाली एग्जाम्पल से केस। आपने पिक करना एग्जाम्पल कौन सी हमने किधर पढ़ी थी। फिर स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। स्टेप नंबर 2 में इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, यानी ये फैक्टर्स लिखने होंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्ट। कॉमन सेफगार्ड क्या हो सकते हैं बड़े बड़े, वैसे तो बहुत से हैं, वो हम केस टू केस पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको डिस्पोज कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पोज फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, शेयर्स हैं तो बेच दो, लोन है तो रीपे कर दो, फीस है तो रिकवर कर लो, बिजनेस रिलेशनशिप है तो खत्म कर दो। बाइंग गुड, यह है डिस्पोज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और अगर कोई फेमिलियरिटी थ्रेट है, रिश्ते खत्म नहीं करने, रिमूव टीम मेंबर, उस टीम मेंबर को रिमूव कर दो, रोटेट कर दो। डिस्पोज मुनासिब लफ्ज नहीं है, इंडिविजुअल के लिए डिस्पोज मुनासिब लफ्ज नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, रिमूव कर दे या रोटेट कर दे। रोटेट अच्छा लफ्ज है, या रिमूव कर दे उसे, ताकि वो। अच्छा मुझे बताइए, डिस्पोजल से पहले या रिमूवल से पहले जो उस टीम मेंबर ने काम किया हो उसका क्या करें, उसको एक एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लें। क्या करें, अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लें कि काम ठीक किया कि नहीं। अच्छा अगर तो ये और इस तरह से कुछ और सेफगार्ड जो आगे चलते जाएंगे स्टेशन के लिहाज से, ये परफॉर्म करने से थ्रेट कम हो जाए तो क्या करें, तो ठीक है। और अगर थ्रेट कम ना हो फिर क्या करें, फिर विड्रॉ कर लें, माजरत कर लें। माजरत सर, हाँ थ्रेट बहुत ज्यादा है, इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, हम ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन ये रेयर केसेस में करते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं। नॉर्मली कोशिश होती है कि थ्रेट ज्यादा परफॉर्म करके, सॉरी प्रोसीजर सेफगार्ड ज्यादा परफॉर्म करके थ्रेट को रिड्यूस कर दिया गया। क्लियर। चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या 3 चीजें, आज के लेक्चर में हमने सीखा कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो कैसे अटेम्प्ट करनी है बताए, 3 हिस्सों में। स्टेप 1 आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट थ्रेट, 2 इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट, 2 में इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, 3 में कोर्स ऑफ एक्शन। शाबाश। तो आज आपने रीड करके याद करके आना है। आज वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो गुजरे कल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ज्यादा टेक्निकल है, और अगर ये आपको समझ आ गया तो केस स्टडी बाएं हाथ का खेल होगी इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज पता क्या, जजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां समझ ना रही हुई प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।